क्लास 7th के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण में पार्ट नंबर 4 वायु की स्टार्ट करते हैं। तो वायु के संबंध में हम सभी जानते हैं, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल रही पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जब ऊष्मा को रोक लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने आप गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और बहुत नए खतरे बढ़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कुछ समय के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि डूब जाएंगे पूरी तरीके से। वही यहाँ पे समझाया गया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, अन्य गैसें 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। फिर भी ये ग्लोबल वार्मिंग में कितनी अहम भूमिका निभा रही है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है लिखकर। हमने समझ लिया, आपने भी पढ़ा होगा कई बार, उसको बार बार रिपीट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो वही ये सब बातें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित बताई गई हैं। वायुमंडल की संरचना 5 परतों में विभाजित है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। पहले क्षोभ मंडल को देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, औसत 13, कहीं 0 से आपकी 18 तक है, कहीं 0 से 14 तक लिखी है। औसत एनसीईआरटी में 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, सभी इसी के अंदर होता है। समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की जो परत है वो पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल तीसरा मंडल है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं, मध्य मंडल में। अब बाह्यमंडल देख लेते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल किसका भाग है? आंसर है बाह्य वायुमंडल का। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि रेडियो तरंगें कहाँ पाई जाती हैं? बाह्यमंडल में। आयन मंडल किसका भाग है? तो बाह्य वायुमंडल का। अब बाह्य के बाद एक बहिर होता है, ये अलग है। वायुमंडल की सबसे
ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल दिखाया गया है और उसके बाद में यहाँ समताप मंडल को दिखाया गया, हवाई जहाज का चित्र, और ओजोन दिखाए गए, जिससे समझ विकसित हो रही है कि समताप मंडल में हवाई जहाज के अनुकूल दिशाएं होती हैं। ओजोन परत यही पाई जाती है जो रक्षा करती है हमारी। किससे रक्षा करती है? रक्षा करती है परावैंगनी विकिरण से। मध्य मंडल तीसरा मंडल है। इसके बाद में बाह्यमंडल, यही होता है आयन मंडल। रेडियो तरंगों के संचार के लिए ये बाह्यमंडल जिम्मेदार है। आखिरी होता है बहिर्मंडल। आइए आगे चलते हैं। मौसम एवं जलवायु क्या है समझ लेते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? ये सब क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। और ऐसा ही पूछा गया, कितनी बार क्रिकेट के मैच में ऐसा ही देखने को मिला है कि बरसात हो जाती है, हो पाएगा मैच कि नहीं हो पाएगा। तो इसी के विषय में मौसम और जलवायु को समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम इस स्थान की जलवायु बताती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। तापमान क्या है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, जब वायुमंडल का तापमान होता है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आतपन क्या है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन या सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तापमापी, वायु दाबमापी, ये वर्षामापी है, और ये आपका बात दिग्दर्शी पवन की दिशा को बताने के लिए एंटीना से लगाया गया ऊपर। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंड्रे सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 100 डिग्री पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। बहुत कॉमन सी बात है। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त स्राएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। अगला है, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पछुआ पवन या पश्चिमी पवन कहते हैं। वायु दाब को समझ लेते हैं। तो वायु दाब को अभी हमने उधर देखा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब सर्वाधिक समुद्र स्तर पर, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है।
कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन को समझ लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च से निम्न की ओर पवन। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे चलती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। ये सब बातों को यहाँ बताया गया है, पवन को समझाने का काम किया है। स्थानीय पवनें क्या है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी स्थायी पवनें, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थायी पवनें। मौसमी पवनें क्या है? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें क्या है? वे पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। वायुदाब पेटियों को बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है निम्न दाब की पेटी। ये 5 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में फैली है। इसके बाद में हम चलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, जो 35 डिग्री, ये 30 और ये 35, यहाँ है अक्षांश। जैसा उत्तरी गोलार्ध में वैसा ही दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिखेगा। उसके बाद में 35 से 65 तक सनातन पछुआ पवनें चलती हुई दिखाई गई हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी उसकी बात कर रखी है। चक्रवात के बारे में बताया गया कि चक्रवात प्राकृतिक आवेश या चक्रवात, यहाँ देख लेते हैं। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, उड़ीसा एवं बंगाल की खाड़ी। 29 अक्टूबर 1999 के कर्ण महाचक्रवात आया। तो बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी गुजरात के तट से होकर बिपरजॉय एक आया था। आर्द्रता क्या होती है इसको समझते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब यह ठंडा होना शुरू होता है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर ना सकें तब ये बरसड़ के रूप में नीचे आती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई भी पड़ती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसात वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षण के रूप हिम, सहिमवृष्टि तथा ओला है। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। समताप मंडल की। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण क्षोभमंडल है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है?
तो समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसे वर्षा कहते हैं।